आज बच्चों हम प्रकाश अवशोषण के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रकाश अवशोषण के क्या नियम है। जब कोई प्रकाश किसी सममांग्य माध्यम में प्रवेश करता है, एक वर्णी प्रकाश जब किसी सममांग्य माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका अवशोषण किन नियमों के अंतर्गत होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्रकाश अवशोषण से संबंधित दो नियम है हमारे पास। एक तो है लैम्बर्ट का नियम, लैम्बर्ट का नियम, लैम्बर्ट्स लॉ, ठीक है। और एक है बियर का नियम, बियर्स लॉ। और अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो एक नियम बन जाता है लैम्बर्ट बियर का नियम, ठीक है। तो हम लैम्बर्ट का नियम, बियर का नियम और उसके बाद लैम्बर्ट बियर के नियम के बारे में अपन पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लैम्बर्ट के नियम को लेते हैं बच्चों कि लैम्बर्ट का नियम क्या होता है। देखिएगा, लैम्बर्ट का नियम ठीक है। लैम्बर्ट क्या कहता है, देखो कि जब किसी सममांगी माध्यम से एक वर्णी प्रकाश गुजरता है, जैसे कि यहाँ पर कोई सममांगी माध्यम है जिसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x है और कोई प्रकाश जिसकी तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ लाइट I है यहाँ से गुजरता है और गुजरने के बाद कुछ प्रकाश जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, अवशोषित हो जाता है। कुछ प्रकाश अवशोषित हो जाता है, ठीक है ना। बाकी का जो प्रकाश है वो यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है ना, ट्रांसमिट हो जाता है। और कुछ प्रकाश जो होता है वो अवशोषित हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर एक स्मॉल सेगमेंट पर विचार करें कि जब dx लंबाई का कोई यहाँ पर माध्यम की चौड़ाई हमने ली है, ठीक है, माध्यम की चौड़ाई dx लंबाई के माध्यम की चौड़ाई पर हम विचार करें और ये प्रकाश जब यहाँ पर आता है तो सपोज करो कि इसकी इंटेंसिटी वो जो है वो I है और यहाँ पर जो प्रकाश है उसकी इंटेंसिटी I0 सपोज करो। और यहाँ पर जब प्रकाश इस छोटे से सेगमेंट में जब प्रवेश करता है तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो I होती है। और जब वो यहाँ से यहाँ तक प्रवेश कर जाता है, इस छोटे से सेगमेंट में, छोटे से टुकड़े में जब प्रवेश कर जाता है तो उसकी तीव्रता में जो कमी होती है वो di होती है बच्चों, ठीक है। तो di इज द डिक्रीमेंट इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट इज ट्रेवल्ड dx डिस्टेंस, ठीक है। तो लैम्बर्ट ये कहता है कि जो पथ के साथ जो तीव्रता में कमी है माइनस di/dx, यानी कि पथ के साथ प्रकाश की तीव्रता में जो कमी होती है उस कमी का मान किसके समानुपाती होता है, आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। द लॉस इन द इंटेंसिटी of light with the path of light will be proportional to the incident intensity of the light। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि पथ के साथ प्रकाश की तीव्रता में जो कमी होती है, माइनस हम यूज कर रहे हैं, वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि हम जो है इसको समानुपाती को हटाकर हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लाते हैं di/dx इक्वल टू ki, समझ आएगी बात। या फिर हम इसको अरेंज करते हैं इस तरीके से कि इसको नीचे ले आते हैं -di/i इज इक्वल टू k dx, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को हम समीकरण नंबर 1 कह देते हैं बच्चों, ठीक है ना। समीकरण नंबर जो 1 है, इस समीकरण का हम क्या करते हैं, इस समीकरण का हम जो है वो समाकलन करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। और इंटीग्रेशन करके हम जो है
एक अन्य समीकरण प्राप्त करना चाहते हैं तो समीकरण एक का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस समाकलन डी आई बाई आई, माइनस समाकलन डी आई बाई आई इक्वल टू समाकलन जो है इसको हमने यहाँ पर k कांस्टेंट है, समाकलन dx, अब लिमिट रख दी हमने यहाँ I0 से IT, I0 से IT जो है प्रकाश की तीव्रता की जो लिमिट थी, इंटेंसिटी, लिमिट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, और इसकी इंटेंसिटी थी 0 to x। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समाकलन कर देंगे तो माइनस ln I और लिमिट रख देंगे हम ऊपर की लिमिट I0 एंड IT, ठीक है, इक्वल टू k और इसकी लिमिट हो जाएगी x 0 to x। बात समझ में आई। अब हम यहाँ लिमिट रख देंगे तो माइनस ln ऊपर की लिमिट IT माइनस नीचे की लिमिट ln I0 इक्वल टू kx। ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ln I0 अपॉन, देखिएगा यहाँ पर जो है, अच्छा यहाँ माइनस आगे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस ln आई ना, तो ऊपर की लिमिट, अपन लिमिट कैसे लिखते हैं, ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा यहाँ पर, तो ln I0 को मैं पहले लिख दूं और ln IT इज इक्वल टू kx। ठीक है, ऊपर की लिमिट रख के अपन इसको kx लिख सकते हैं, तो क्या हो गया ये ln I0 अपॉन IT इज इक्वल टू kx। ठीक है ना, ln I0 अपॉन IT इज इक्वल टू kx। अब हम इसको लॉग में चेंज करते हैं ना, अब ln को लॉग में चेंज करते हैं तो अपन 2.303 से गुणा करते हैं, तो 2.303 से गुणा करेंगे तो 2.33 लॉग I0 अपॉन IT और kx। बात समझ में आई। अब अपन क्या करते हैं कि इसको 2.33 को k के नीचे ले जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, देखिएगा कि log, यहाँ पर लिखेंगे अपन log I0 अपॉन IT इज इक्वल टू k अपॉन 2.303, ठीक है, 2.33 इंटू x, ठीक है ना, और यहाँ पर जो k है, देखो यहाँ पर जो k है एक तो समानुपातिक स्थिरांक था, और जो हमारा दूसरा क्या है, ठीक है, जो दूसरा क्या है यहाँ पे देखो, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं k अपॉन 2.303 के डैश के रूप में हम इसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो log I0 अपॉन IT, ठीक है, इज इक्वल टू k डैश इंटू x। ठीक है, दिस इज अनदर इक्वेशन, ठीक है ना, ये एक हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है ना, जिसको हम इक्वेशन नंबर, बट इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिएगा कि हम k डैश को क्या बोलते हैं, यहाँ log I0 बाई IT जो होता है उसको हम बोलते हैं अवशोषणांक, एब्जॉर्बेंस कहते हैं बेटा, तो log I0 अपॉन IT को हम यहाँ पर A एब्जॉर्बेंस कहते हैं, और A एब्जॉर्बेंस जो होती है उसको हिंदी में बोलते हैं अवशोषणांक, और K डैश जो होता है बेटा तो हम लिख सकते हैं उसको A K डैश x, A इक्वल टू K डैश x अवशोषणांक जो होता है, और K डैश को हम यहाँ पर विलोप गुणांक कहते हैं, ठीक है ना, एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट कहते हैं, विलोप गुणांक एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट कहते हैं, तो A इज इक्वल टू K डैश, और K डैश को अगर अपन कांस्टेंट मानते हैं यहाँ हटा देते हैं तो A प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि मतलब ये निकला कि जो अवशोषणांक होता है वो जो सममांगी माध्यम में, अवशोषक माध्यम में, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं लैम्बर्ट का नियम। क्या बोलते हैं इसको हम, लैम्बर्ट का नियम। तो लैम्बर्ट के नियम को कुछ इस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी सममांगी माध्यम से एक वर्णी प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश का अवशोषणांक जो होता है वो अवशोषक माध्यम की लंबाई के समानुपाती होता है, ए प्रोपोर्शनल टू x। बात समझ में आई, क्लियर होगी बात, और इसी को हम लैम्बर्ट का नियम कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो लैम्बर्ट के नियम को हमने परिभाषित कर दिया बेटा। ठीक है, तो अब जो है बियर के नियम पर आते हैं अपन, बियर्स लॉ, बियर का नियम या बियर्स लॉ। ठीक है, बियर्स लॉ या
बियर का नियम या बियर का नियम। ये नियम क्या कहता है बेटा? ये नियम कहता है कि जो अवशोषणांक होता है ए, वो विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। यदि विलयन की सांद्रता सी हो तो जो अवशोषणांक होता है वो सी के प्रोपोर्शनल होता है। सी क्या है? विलयन की सांद्रता है। सी विलयन की सांद्रता है, तो हम यह लिख सकते हैं ए प्रोपोर्शनल टू सी। ठीक है ना? दिस इज दी बियर्स लॉ। ठीक है ना? और लैम्बर्ट लॉ कहता है ए प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है ना? आगे बात समझ में? यानी कि बियर का नियम कहता है कि जब किसी अवशोषक माध्यम से एक वर्णीय प्रकाश को गुजारा जाता है तो अवशोषणांक जो होता है वो विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्रता अगर बढ़ेगी तो अवशोषणांक भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर ए को ध्यान में रखना, ए जो होता है log I0 अपॉन IT होता है। I0 जो होता है आपतित प्रकाश की तीव्रता और IT जो होती है निर्गमित प्रकाश की तीव्रता। I0 द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड IT इज द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, तो हमने दोनों को, यदि हम दोनों नियमों को मिला दें तो लैम्बर्ट बियर्स लॉ या बियर लैम्बर्ट लॉ को हम प्राप्त करते हैं। तो उसके अनुसार ए प्रोपोर्शनल टू सी एक्स, इसी को बोलते हैं हम लैम्बर्ट बियर का नियम। और लैम्बर्ट बियर का नियम के अनुसार यानी कि जो अवशोषणांक होता है वो विलयन की सांद्रता और उसकी लंबाई के गुणनफल के समानुपाती होता है। और यदि हम यहाँ पर इसको हटाकर एक कांस्टेंट लाएं एप्सिलॉन सी एक्स, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर जो एप्सिलॉन होता है उसको हम मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट कहते हैं, मोलर विलोप गुणांक कहते हैं। ठीक है, मोलर विलोप गुणांक कहते हैं। और यदि हम c की वैल्यू को 1 पुट कर दें और x की वैल्यू को भी 1 यूनिटी कर दें दोनों को, तो फिर हम a इजिकल टू क्या प्राप्त कर देंगे? a इजिकल टू एप्सिलॉन प्राप्त कर देंगे। यानी कि मोलर विलोप गुणांक वह अवशोषणांक है जबकि विलयन की सांद्रता और लंबाई इकाई होती है। इकाई लंबाई और इकाई सांद्रता पर जो अवशोषणांक आता है उस अवशोषणांक को हम मोलर विलोप गुणांक या मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लैम्बर्ट के नियम को हमने देखा, उसके बाद बियर का नियम देखा, फिर लैम्बर्ट बियर का नियम देखा। ठीक है, और अब लैम्बर्ट बियर नियम की सीमाएं, तो कुछ सीमाएं जिसके अंतर्गत लैम्बर्ट बियर नियम को हम लागू कर सकते हैं। उन सीमाओं के अंतर्गत जो है विलयन वो तनु होना चाहिए और विलय का स्कंदन नहीं होना चाहिए, ताप स्थिर होना चाहिए, एक वर्णीय प्रकाश का उपयोग किया जाना चाहिए। इस तरीके से यदि हम इन कंडीशंस को लागू करेंगे तो लैम्बर्ट बियर नियम को हम सत्यापित कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।